ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्लास 12 का 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर ना, मैं उसको 4 वीडियो में आपको डिकोड करके देने वाला हूं गाइस। अगर आपने चारों वीडियो को ब्लाइंडली ट्रस्ट करके फॉलो कर गए ना, तो एग्जामिनेशन हॉल में जो भी ऑर्गेनिक के 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से ही मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना, जो भी एनसीईआरटी, जो भी ऑर्गेनिक से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही बनते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन में। हेलो एल्केन हेलो एरीन में जो फर्स्ट पेज है, इससे तो कोई क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। सेकंड पेज से बात करें, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। आपको अच्छे से पता होना चाहिए एलाइलिक क्या होता है और विनाइलिक क्या होता है। इसमें क्या होता है ना, एग्जामिनर डायरेक्ट आपको एलाइलिक विनाइलिक नाम देके स्ट्रक्चर पूछ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एलाइलिक में क्या होता है। एलाइलिक हैलाइड में क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा कार्बन, जो भी हेलोजन अटैच होता है, अगर मैं बता रहा हूं डबल बॉन्डेड से लगा कार्बन, डबल बॉन्डेड से लगा कार्बन के साथ जो भी हेलोजन अटैच होता है उसे बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। एक बार और मैं बता रहा हूं, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो भी लगा कार्बन, अगर इस कार्बन से हैलाइड अटैच है, इसे बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, अब बात करते हैं बेंजाइलिक, सिमिलर में बेंजाइलिक होता है। अब बात करते हैं विनाइलिक हैलाइड में। विनाइलिक हैलाइड में क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर हैलाइड डायरेक्ट अटैच है, डायरेक्ट अटैच है, इसे बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। तो गाइस दोनों में क्लियर होना चाहिए। एक बार और मैं दोनों रिपीट कर रहा हूं। एलाइलिक क्या होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा कार्बन, अगर इससे हैलोजन अटैच है इसे बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से हैलोजन डायरेक्ट अटैच है इसे बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड। तो इन दोनों में क्लियर रखना, एग्जामिनर डायरेक्ट आपको नेम देके स्ट्रक्चर पूछ लेगा। सिमिलर वे में अराइल हैलाइड होता है। अब उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है क्या देगा। तो आपको सिमिलर वे में दो कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, विनाइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड को भी सिमिलर में बेंजाइल क्लोराइड आपको भी पता होना चाहिए कैसे इसका नेम लिखते हैं। और आप क्या करना, आप उठा भी जाओ, स्टॉप करो वीडियो, एग्जाम्पल नंबर 6.1 को सॉल्व कर लो। और लगेगा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मुझे सॉल्व कराना इंपॉर्टेंट लगे मैं करा दूंगा, बट आप अपने आप से एक बार एग्जाम्पल नंबर 6.1 ट्राई कर लो। देन 6.2 को भी ट्राई कर लेना, इन टेक्स्ट क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेना। देन इंपॉर्टेंट लाइन में आपको डिकोड करा दे रहा हूं। देन उसके बाद है, उसके बाद पेज नंबर 164 कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू दे रखा है जो कि डाइपोल मोमेंट में, डाइपोल मोमेंट में मिथाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है कंपेयर टू द मिथाइल क्लोराइड, देन मिथाइल ब्रोमाइड, देन मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट क्यों ज्यादा होता है, बिकॉज आपको पता है डाइपोल मोमेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ Q into D। हाँ, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ फ्लोराइड का ज्यादा होता है, बट डिस्टेंस ऑफ फ्लोराइड और मिथाइल में बहुत कम होता है। कंपेयर किया जाए, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है बट डिस्टेंस उसका बहुत ज्यादा हो जाता है, इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ Q into D मिथाइल क्लोराइड का ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू द मिथाइल फ्लोराइड। तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए। मिथाइल क्लोराइड का ज्यादा होता है कंपेयर टू द फ्लोराइड, कंपेयर टू द मिथाइल ब्रोमाइड, देन आयोडाइड। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखना। देन बॉन्ड एंथैल्पी मिथाइल फ्लोराइड का ज्यादा होता है, उससे कम क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। तो यह इस दोनों को आप इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से लर्न कर लेना। देन सिमिलर वे में बॉन्ड लेंथ का मैं बता दिया, बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे एटॉम की साइज बढ़ती जाती है वैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाता है। तो आपको सब सिंपल है, इसमें कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आपको एक बार रिवाइज कर लेना। और उसके बाद इन सब में से मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताऊं ना, तो रिएक्शन नंबर 3 और 4 ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, कैसे फ्रेम कर सकता है, ये दोनों रिएक्शन में दे देगा, आपको बोलेगा किसमें H3PO3 बनेगा, किसमें POCl3 बनेगा। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। सिमिलर वे में एक नेमिंग रिएक्शन है डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन में यहाँ पे RCl मिलता है, प्योर फॉर्म मिलता है, क्योंकि SO2 भी उड़ जाता गया था, इसका कॉमन निकल जाता और HCl भी सॉल्व हो जाता है। तो ओवरऑल में यह डार्जन रिएक्शन है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन द अबव मेथड नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड बिकॉज द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल हैज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर
एंड डिफिकल्ट टू ब्रिंग द स्ट्रक्चर मींस दैट हम लोग अगर फिनॉल को यूज करके हम लोग अराइल हैलाइड नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि जो फिनॉल में ऑक्सीजन होता है ना, इसका जो लोन पेयर होता है ना, वो लोन पेयर इन्वॉल्व होता है रेजोनेंस में, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाने के कारण इसका जो बॉन्ड होता है ब्रेक नहीं होता है। इसीलिए हम लोग फिनॉल का यूज करके हम लोग अराइल हैलाइड नहीं बना सकते हैं। तो इस लाइन को भी ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एल्किन का रिएक्शन है, इसको आप फॉलो कर लेना। एल्किन का रिएक्शन जब HF से कराते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हैं। एंड मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ से एक क्वेश्चन तो आने की प्रोबेबिलिटी है। मार्कोनिकॉफ से कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि डायरेक्ट आपको एल्किन दे देगा, वहां से HF दे देगा, तो आपसे डायरेक्ट रिएक्शन पूछ सकता है, या चेन रिएक्शन पूछ सकता है, या डायरेक्ट पूछ सकता है। सिमिलर में एंटी मार्कोनिकॉफ में वहां पे पेरोक्साइड दे देगा, आपको एंटी मार्कोनिकॉफ लगाने आना चाहिए। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है, यहाँ पे हैलाइड वहां अटैच होगा जहां पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो आपको पता होगा, वहां से कर लेना। देन एडिशन ऑफ हैलोजन से ये भी रिएक्शन देख लेना। बाकी मेरे अकॉर्डिंग मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इंपॉर्टेंट है, उसकी ज्यादा प्रायोरिटी देना। दिन बात करते हैं हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज फिंकलिस्टीन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, बट एक बार देख लेना आप। देन उसके बाद ली चैटलियर प्रिंसिपल से NaCl है, Na-Br10 फॉर्म बाय प्रेसिपिटेट इन ड्राई एसीटोन, इट फैसिलिटेट रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। जैसे क्या होता है, जो फिंकलिस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, जो NX बनता है, मींस जो NaCl Na-Br जो बनता है वह प्रेसिपिटेट हो जाता है, जिससे क्या होता है, जो रिएक्शन होता है फॉरवर्ड जाने लगता है फॉरवर्ड। तो यही एनसीईआरटी भी इस लाइन में बोल रखा है। तो सिमिलर वे में आप इस लाइन को एक बार देख लेना। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइन बात करते हैं, तो अगेन रिएक्शन विद, यह रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और जो यहाँ पे लाइन दिया है इसको भी आप एक बार और देख लेना, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर कैन इजीली सेपरेटेड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। ऑर्थो पैरा को आप इजीली सेपरेट कर सकते हो बिकॉज लार्ज डिफरेंस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट में है। और रिएक्शन विद आयोडीन इज रिवर्सिबल इन नेचर, रिक्वायर्ड टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब यहाँ पे ना हम आयोडीन लेते हैं ना, जब हम आयोडीन लेते हैं तो यह रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो इसको चलाने के लिए हम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, जो HNO3 और HIO4 लेते हैं, सो दैट रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाए। तो आप याद रखना, हम यह रिएक्शन HI के साथ डायरेक्ट नहीं करा सकते हैं। इसको HI के साथ कराने के लिए हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लेने की नीड होती है, जिससे HNO3 और HIO4 का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रख लेना। देन बात करते हैं, ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इस रिएक्शन को भी हाईलाइट कर लेना, इससे भी आने की प्रोबेबिलिटी है। बाकी मैं इस वाले रिएक्शन को अमाइन में अच्छे से बता दूंगा। देन अगेन सिमिलर वे में इसको भी एक बार ध्यान देख लेना। देन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.4। एग्जाम्पल नंबर 6.4 से मैं बोलता हूँ ना, अगर ऑर्गेनिक से क्वेश्चन कहाँ से आता है, यही एग्जांपल, यही एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट हमारे एग्जाम में आने वाला है। सो गाइस, अभी एग्जांपल नंबर 6.4 में यहाँ पे सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना, मींस Br अटैच वहां होगा जहां लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। सिमिलर में यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, क्लोरीन वहां अटैच होगा यहाँ पे लेसर नंबर ऑफ कार्बन होगा। यहाँ पे पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा वहां अटैच होगा, मींस ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा। सिमिलर वे में आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। सिमिलर वे में आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी सॉल्व कर लेना। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन 6.5 को मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे डार्जन रिएक्शन है, इसको डायरेक्ट कर लेना। और सिमिलर में यदि यहाँ पे क्या, इस रिएक्शन में यहाँ पे जो रिएजेंट देख रखा है Br2 हीट एंड यूवी लाइट, अगर यूवी लाइट आ गया, हीट आ गया, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप कराओगे। तो क्या कराओगे, ब्रोमीन जाकर यहाँ पर अटैच हो जाता है। ठीक है गाइस, बता दे रहा हूँ ये मेरा रिएक्शन फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल यहाँ बनता है। जब मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा तो ब्रोमीन आकर यहाँ अटैच हो जाएगा। तो रहा गाइस, ऐसे आप जो भी इंटरेस्ट क्वेश्चन है आप ऐसे प्लीज सॉल्व कर लेना, एक बार देख लेना, सो दैट आपको यदि ऐसा क्वेश्चन आए आप एग्जाम में कर जाओ। देन उसके बाद बात करते हैं, तो सिमिलर में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ रूल सिंपल लगेगा। यहाँ पर भी SN2 लगा देना, Br हटेगा, I लग जाएगा। और सिमिलर में भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे लाइट है, लाइट का सोर्स है, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से चला जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे आप एक बार देख लेना।
देन इसके बाद बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से एक क्वेश्चन मिलेगा। अब वो क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? इन चारों चैप्टर में से एक क्वेश्चन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से मिलने वाला है। सिमिलर वे में सिमिलर क्वेश्चन हमारे जो नर्सिंग का शिफ्ट वन में क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्जांपल अल्काइल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट, अल्काइल हैलाइड डिक्रीजेज इन द ऑर्डर ऑफ आरआई, आरपीआर, आरसीएल, आरआर। तो क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएगा। समझ गए ना? सिमिलर वे में आप इसे ध्यान रख सकते हो। ऐसे बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का एक और इम्पोर्टेंट लाइन है जहां पे आप ध्यान रखना। क्या होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाई हेलोबेंजीन इज वेरी नियरली सेम होता है। हाउएवर द पैरा आइसोमर का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग एज कंपेयर टू द ऑर्थो मेटा आइसोमर। ऐसा क्यों होता है? पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसमें ना सिमेट्रिसिटी होने के कारण, इसमें सिमेट्री होने के कारण वह इजीली क्रिस्टल लैटिस में बेटर फिट हो जाता है। इसीलिए पैरा आइसोमर का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू द और मेटा आइसोमर का। तो याद रखना, पैरा आइसोमर का ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है कंपेयर टू द मेटा आइसोमर का। तो इस लाइन को आप एक दो बार जरूर अच्छे से रीड कर लेना, इससे रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर कर लेना। देन आपको ऑर्डर बताऊं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से ऑर्डर पूछा जा सकता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। बोरिंग प्राइम मिनिस्टर, इसे 10 बार लिख लेना, आपको याद हो जाएगा। बोरिंग प्राइम मिनिस्टर मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। बोरिंग मतलब भी वहां पे आ रहा है तो ऑर्थो हो जाएगा, देन पैरा आ जाएगा, देन मेटा आ जाएगा। तो हो गया मेरा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब सिमिलर में मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर में सिमिलर रहेगा। बस आपको क्या करना है, इसमें भी मेटा लास्ट में रहता है, आपको इसी को इंटरचेंज करना है। आपको पैरा यहाँ पे कर देना और तो यहाँ पे कर देना। समझिए ना, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। बोरिंग प्राइम मिनिस्टर में आप बी को थोड़ा हाईलाइट कर देना और तो ज्यादा होगा कंपेयर टू द पैरा देन मेटा। और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछे तो क्या होगा, मेटा तो लास्ट में जाता ही जा है और बाकी इसी को आप एक्सचेंज कर देना। ठीक है, अब बात करते हैं सिमिलर में जो आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर बताया। बॉइलिंग पॉइंट में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रखा हूँ। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। और एक बात, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगा, अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ब्रांचिंग इंक्रीज होने का मतलब क्या है, सरफेस एरिया घटेगा। जब सरफेस एरिया घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। मीन्स दैट अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। तो यही दोनों कंसेप्ट पे क्वेश्चन यहाँ पर है, आप एक बार जरूर सॉल्व कर लेना 6.6 इन टेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर से कोई भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर जाओ। देन उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट एरिया। आपसे कोई इंपॉर्टेंट ऐसा लाइन नहीं है। अब आगे शिफ्ट करते हैं एम्बीडेंटल लिगैंड, एम्बीडेंटल न्यूक्लियोफाइल। आप एक बार इसे जो भी एग्जांपल दे रखा है इसे लर्न कर लेना। अगर पूछना होगा तो पूछ लेगा मैथ दो कॉलम में, नहीं तो नहीं पूछेगा यहाँ से। बाकी SN2 SN1 रिएक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको क्या होगा, एक क्वेश्चन SN1 SN2 से मिलने वाला है जहाँ पे 4-5 कंपाउंड दे देगा, वहां से पूछेगा ऑर्डर में अरेंज कर दो, किसका फास्ट SN1 रिएक्शन देगा और कौन स्लोएस्ट देगा। तो वहां से ऐसे SN1 SN2 का ऑर्डर पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए SN1 में 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। SN2 में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मींस SN2 में 1 डिग्री का ज्यादा रिएक्टिविटी होता है कंपेयर टू 2 डिग्री कंपेयर टू 3 डिग्री। समझ गए ना? तो SN2 का एक बार रीड कर लेना। सिमिलर में SN2 में इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन बनता है और इसको भी आप रीड कर लेना। यहाँ से भी अगर टाइम हो तो रीड कर लेना, नहीं तो जहाँ से प्रोबेबिलिटी मेरी है यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बनने वाला नहीं है। सिर्फ बनेगा तो SN1 SN2 का डायरेक्ट रिएक्शन पूछेगा, डायरेक्ट आपको ऑर्डर पूछ लेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला। मैं ऑर्डर बता दिया हूँ, आप ऑर्डर इसे पढ़ने पर देख लेना। सिमिलर में बात करते हैं SN1 में सिमिलर यही ऑर्डर है। मतलब अच्छा एनसीईआरटी में 5 से 6 पेज में ना SN1 SN2 के बारे में इसी बात कर रखा है। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन है बताना था, इस ऑर्डर को आप कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 6.6 और एग्जांपल नंबर 6.7, तो इसलिए बार कर लेना, इससे क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। देन बात करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को बार पढ़ लेना, बाकी आप इसे लीव आउट कर देना। देन इसको भी आप रेथमिक मिक्सचर को बार देख लेना। और गाइस SN1 में रिटेंशन होता है और SN2 में इन्वर्जन होता है। बस आप इतना ध्यान रख लेना, ओवरऑल समरी तो यही है। SN1 में रिटेंशन होता है और SN2 में इन्वर्जन होता है। तो दैट अगर डिफरेंस पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, बाकी ऑर्डर से ही क्वेश्चन आने वाला है SN1 SN2 से। देन रिथमिक रिटेंशन एक बार देखना और रिथमिक मिक्सचर से भी आना होगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो नहीं प्रोबेबिलिटी है।
देन उसके बाद सर्जक रूल एक बार आप अच्छे से देख लेना, और ये भी एक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नेमिंग इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से भी देख लेना। अब जब कभी भी मिथाइल ब्रोमाइड में मिस ब्रोमाइड में हैलाइड में जब कभी भी ऐसा रिएक्शन अल्कोहलिक KOH दे दे तो वहां से शिफ्ट होता है, एल्किन बनता है। तो एल्किन का परसेंटेज कैसे ज्यादा होता है, डिपेंड ऑन द सर्जक रूल से। तो एक बार सर्जक रूल एक बार और अच्छे से आप देख लेना। देन ग्रिग्नार्ड रीजन का भी मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताया था, तो ग्रिग्नार्ड रीजन में सब आप इतना ही कर लेना, बाकी रहने देना। बाकी मैं ग्रिग्नार्ड रीजन से अल्कोहल फिनॉल ईथर में वहां पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताऊंगा, वहां से आप अच्छे से कर लेना। देन कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसे देख लेना। नाइट्रेशन सल्फोनेशन, यहाँ पे याद रखना मेजर बनता है पैरा, पैरा वाला मेजर बनता है। अभी जस्ट हमारे नर्सिंग के एग्जाम हुआ था, वहां से भी ऑप्शन में दे रखा था ऑर्थो पैरा और नन ऑफ द वेब, तो वहां से बनेगा पैरा मेजर बनेगा। तो इसको भी अच्छे से ध्यान रख लेना, जहाँ पे भी मेजर पैरा बना। देन वुड से फिटिंग रिएक्शन, अनफिटिंग रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन नहीं है, बट एक बार देख लेना। अगेन इंटरेस्ट क्वेश्चन आप इसे सॉल्व कर लेना। तो सिंपल क्वेश्चन में पूछा ना, विच अल्काइल हैलाइड ऑफ द फॉलोइंग पेयर वुड एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट मोर रैपिडली SN2 मैकेनिज्म। आपको पता है SN2 में इन दोनों में से सबसे फास्ट रिएक्शन कहां पे है, जहां पे स्टीयरिंग हिंड्रेंस मतलब स्टीयरिंग क्राउड कम होगा वहां पे SN2 रिएक्शन फास्ट देगा। मींस जो फर्स्ट है इसमें से यह हो गया, क्योंकि आप स्टीयरिंग क्राउड काफी कम है इसलिए यह फास्ट रिएक्शन देगा। और इन दोनों को बात करें, इन दोनों में स्टीयरिंग क्राउड है, इसके पास कम है तो यहाँ पे फास्ट रिएक्शन देगा। तो गाइस ऐसे आप सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट अगर एग्जामिनर SN1 SN2 से क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो सिमिलर NCERT से ही आने वाला है। देन गाइस शॉर्ट रिएक्शन आप देख लेना, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो गाइस यार हमारा फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन हेलो अरेनियम। तो गाइस आप इस वीडियो को अच्छे से एक बार देख लेना, 2x पे ही देख लेना, बट एक बार देख लेना। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जाएगा अल्कोहल फिनॉल ईथर में। तो तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।